क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर 1762 है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक भी पूछा है और अर्धवार्षिक भी पूछा है और मूल राशि भी पूछी है आपसे, ठीक है, और उनका अंतर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या हमारे पास जो सीआई का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हमें पता होना चाहिए एक तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक एकदम तरीके से कराऊंगा, बाकी की इस क्वेश्चन की कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ये 1 प्लस R अपॉन 100 T माइनस P, ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको कोई भी धन है उसकी हमको वार्षिक गणना भी करनी है और अर्धवार्षिक भी करनी है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं वार्षिक गणना। वार्षिक गणना में हम मान लेते हैं जो मूलधन है वो कितना है P, ठीक है। मूलधन हमारा क्या है P, मूलधन हमारे पास है P, ठीक है। समय कितना हमारे पास, समय हमारे पास 2 वर्ष और दर कितनी है हमारे पास 10%। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कंपाउंड माल, अब क्योंकि हमें दो अलग अलग निकाल रहे हैं तो इसमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम P मानते 1 प्लस R कितनी हमारे पास 10, तो 10/100, समय कितना 2 वर्ष माइनस P, ठीक है। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम अर्धवार्षिक के लिए, तो ठीक है मैं साथ साथ में बता रहा हूं। अर्धवार्षिक, हम निकालेंगे अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन तो सेम ही है दोनों में, वो है P, ठीक है। अब समय और जो दर है वो क्या होती है, अर्धवार्षिक में समय होता है वो दुगुना हो जाता है, दर हो जाती है हाफ। तो यहां पे जो दर आएगी वो हो जाएगी 10 का आधा 5%, और समय जो है वो 4 साल तो नहीं होगा, पर जो टी होता है वो 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का, क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 2 वर्ष के लिए 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक, क्योंकि 6 6 12 6 ऐसे 2 एक साल में 2 तो 4, ठीक है। अब क्या है सीआई का वही फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको CI2 मान लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2, ठीक। तो फॉर्मूला के हिसाब से P तो P है ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 और ये 4 माइनस P, ठीक। वैसे तो हम इनको काट देंगे पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इससे छोटा बन जाता है और हमको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। पर वो चीजें आप तब करना जब आपको ये चीजें आने लग जाए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं इसको एकदम तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मैं चाहता तो इसको 110/100 भी कर सकता था, पर अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 110/100 क्यों करेंगे और 105/100 क्यों करेंगे, ठीक है। जब देखो इसमें, अब देखो इसमें एलसीएम 1 आ जाएगा, फिर इन सॉरी यहाँ 1 लिखेंगे और ये एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 आने की वजह से क्या होता है, ये हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100, इसलिए ये 110 होता है माइनस P, ठीक है। तो ये 100 प्लस 10 110, और ऊपर 2 है तो 2 बार भी लिख सकते हैं, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 110/100 मल्टीप्लाई 110/100 माइनस P, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे हो जाएगा, ये P है यहाँ /1, यहाँ का एलसीएम आ गया 100, ठीक है, 100, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर 100, ये 1 आएगा डिवाइड करेंगे और ये 5 आएगा और ये 4 माइनस P, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई 105/100, यहाँ पे कितनी बार है 4 बार, 105 100 105/100 105/100 और माइनस P, ठीक है। अब ये CI1 और एक तरह से CI2,
सी अब क्या होता है कि अर्धवार्षिक जो ब्याज होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर सेम वर्ष के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, CI2 माइनस CI1 करेंगे। बाकी का अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको मूल राशि निकालनी है, तो वो मूल राशि पॉजिटिव में होगी। तो हम इसके लिए करेंगे CI2 माइनस CI1, ठीक है। उससे पहले क्या हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखो थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, और इसमें भी संभावना है कि आपको काटने की। तो ये 25 26 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से 11 मल्टीप्लाई 121, और ये 10, ये हो जाएगी 100, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 121 बट्टा 100, और ये हो जाएंगे P माइनस इधर ये P, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी 20 तो 21, ये सारे कट जाएंगे, 20 21 21 20 21 20, ठीक है। अब इसमें 4, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 3 4 0, 16 और 4 0, 1 2 3। अब हमको 21 को मल्टीप्लाई 21 से करते तो हमें पता 441 है, और फिर वापस 21 को 21 करते 441। तो एक तरह से हमको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, देखो 441 को मल्टीप्लाई कर दो 441 से, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 441, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, ठीक, मल्टीप्लाई सेम ये का भाई उतार दो, 4 6 7 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, ये 4 8 14, ये 8 14 9, ये आ गए 194 481, ठीक है, 194 481 आ गए, ठीक है, सही है, सही है। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 17, ठीक है, ये आ गई माइनस ये P है, ठीक है। अब C2 CI ये माइनस ये कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देखो थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं करते हैं CI2 माइनस CI1, ठीक है। अभी एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू और ये P है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको, तो 194,481 अपॉन 6 डबल, हम CI1 से भी कर सकते थे, पर वो वैल्यू, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर केस में क्या होता है, जो अर्धवार्षिक ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो वार्षिक ब्याज से ज्यादा होता है अगर सेम समय हो, ठीक है, क्योंकि वो 6 महीने के बाद और कन्वर्ट हो जाता है ना, इस वजह से। और ये माइनस, और ये P, और माइनस 121, सॉरी पहले ये बता देता हूँ, ये वाली वैल्यू ही उतार देते हैं P, ठीक है। अब क्योंकि माइनस आएगा ब्रैकेट के आगे ही आएगा, तो ये तो 121 अपॉन 100 और P, और ये माइनस ही हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, इसलिए इसको ज्यादा वो हम जब हम शॉर्ट में करते हैं तो इसे सीधा ही काट देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि सर चक्रवर्ती ब्याज का तो फॉर्मूला ये था, फिर ये P कहाँ गया, तो वो दिक्कत होती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया। अब क्या करेंगे हम, बस एलसीएम ले लोगे। तो इसका एलसीएम लेने से क्या होता है कि ये तो आएगा 16, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो सेम आ गया 9 4 4 8 1, ठीक है। अब ये 16 इससे मल्टीप्लाई होंगे 121 से, ठीक है, और फिर 2 0 तो कम हो जाएंगे और 2 0 उसके लग जाएंगे। तो 121 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 1 6 कम 6 और 7 मल्टीप्लाई 1 2 1 6 3 9, ये आगे 1936, ठीक है। अब 2 0 से तो ये कट गए और ये 2 0 एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये लग गए इसके 2 0। अब ये क्या, इसमें भी 2 0 लग जाएंगे, तो ये उससे घटा दो ऊपर वाले से, 144 8 1 अपो सॉरी हाँ 19 3 6 00, तो 1 8 एक इधर एलसीएम चला गया तो 8
और ये 0 0। तो ये जो आंसर आएगा, अब यहाँ पे एक तरह से P लगा हुआ है साथ में, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 881 P अपॉन 16 अब देखो ये CI2 माइनस CI1, तो इनका जो ब्याज का अंतर इन्होंने पहले से दे रखा कितना है, 1762। ठीक है, तो हम इस तरह से 1762 इसके पहले रख सकते हैं। तो ये अंतर इन्होंने दे रखा है 1762। अब आपको करना क्या है, 1762 में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 881 का डिवाइड कर जाएगा। तो आप देखो कि 16 से वापस 1762 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1762 से 16 से, तो ये मल्टीप्लाई होने पे आ जाएंगे 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12, 12 1 6 36 37 3 6 7 42 और 3 45 4 6 6 और ये 10, ये 2 6 7 और 1, तो आएगा 7 9 6 5 11 11 7 8, ये आगे 181 92। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1762 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 1 2 3 अपॉन 881 P। ठीक है, अब क्या होगा, 181 842 आ जाएंगे। ठीक है, अब 181 92 में क्या करेंगे हम, 8 8 1 का डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी 181 नहीं आएंगे, सॉरी ये 28 हो जाएंगे 2, तो ये आ जाएंगे 28 192। ठीक है, 28 192 में क्या करेंगे हम, 881 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो ये आएगा शायद 32, और 32 के आगे क्या है, 4 0 है, तो 1 2 3 4, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3,20,000 इसका क्या आ जाएगा, मूलधन। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ी इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फंसा के किया है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3,20,000। ठीक है, तो जो मूलधन है, जो मूल राशि है वो 3,20,000। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, आपको वैसे तो बहुत से टीचर क्या होते हैं आपको यहाँ तक ही बताते हैं, बाकी का आपसे ही कैलकुलेशन कराते हैं, बाकी का कैलकुलेशन आपको ही करनी है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मकसद है कैलकुलेशन कराने का, कि कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पर जब वो लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं तो उनको एक बार तो लगता है कि हाँ हमें आ गया, फिर जब एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती या फिर कभी और क्वेश्चन करने बैठते हो तो अब आपको लगता है, थोड़ा झुंझलाने लग जाते हो कि यार आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। तो एक दो बार कैलकुलेशन आप करोगे और आपको लगता है हाँ जैसे जैसे सर कर रहे हैं वैसे वैसे हम एक दो बार करेंगे, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और उस वजह के बाद में आप भी कैलकुलेशन कर लोगे। इसलिए मेरा यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है कैलकुलेशन को एकदम मल्टीप्लाई ऐसे छोटे बच्चों की तरह कराने का, वो यही रीजन है कि आप इसको थोड़ा जो लोग कर रहे हैं जिनको प्रैक्टिस है वो तो कर लेंगे, पर जो शुरुआत में जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए है कि आप इसको प्रॉपर कैलकुलेशन एक बार दो बार करोगे तो फिर आपको फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी और फिर आप इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से ही करोगे, क्योंकि फिर आपके लिए इतना लंबा कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं लिखना तो है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में रफ कॉपी में सोल्व करना होता है। तो आपसे ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इतना लंबा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप इसको शॉर्ट में आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन मकसद है जब आप कैलकुलेशन में उतरोगे तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा और फिर कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी सोल्व करने में आपको आसानी रहेगी।